ओके सर, ठीक है ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखो, जीएसटी का क्लास है, ठीक है। जीएसटी में आज हम लोग एक्चुअली चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे। आई थिंक लास्ट क्लास में ज्योति रोशनी में भी थे, में भी रोशनी शायद नहीं थे। आस्था, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर आज वाला क्लास। प्रॉब्लम इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एकदम थोड़ा मिड टॉपिक है, ठीक है, बट हाँ समझ में आएगा इतना मैं बोल सकता हूँ। और जैसे मैं प्रीवियस इसी टॉप चैप्टर का जो प्रीवियस क्लासेस है अगर मैं तुमसे शेयर कर लूँ तो तुम अगर उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत और रहेगा, ठीक है। ओके आस्था, हाँ हाँ एकदम सर ऑफकोर्स। ठीक है, बस स्टार्ट करो, तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। आज हाँ स्टार्ट हाँ इसलिए मैंने हाँ, बोला चलो स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, वो गाड़ी पटरी पे आ वो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हाँ फिर ऑटोमेटिक गाड़ी पटरी में आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अच्छा जीएसटी में ना हम लोग बात कर रहे थे चार्ज ऑफ जीएसटी पे। रोशनी ज्योति याद है चार्ज ऑफ जीएसटी? हेलो। है दादा। ओके, तो चार्ज ऑफ जीएसटी बेसिकली क्या हाँ है, सर। मैं आपको बताता हूँ। चार्ज ऑफ जीएसटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी जो हमसे लिया जाता है, बेसिकली जीएसटी क्या है, एक सिंपल एक बार थोड़ा सा अगर मैं आपको जीएसटी के बारे में दो चार बात कह दूँ तो फिर जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। आस्था, जीएसटी क्या होता है बोल? जीएसटी तो हम लोग देते हैं ना। एक सिंपल सवाल करता हूँ, क्या भिखारी जीएसटी देता है? नहीं। देता है सर। कैसे सर? क्या भिखारी जीएसटी देता है? बाकी लोगों को क्या लगता है? ये सर नो, आस्था तो बोल दिया नहीं। नहीं सर। आप सबको क्या लगता है, क्या भिखारी जीएसटी देता है? बेगर जीएसटी देता है सर? कोई तो बताओ। हेलो, गुड 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 इवनिंग प्रिया। प्रिया, मैंने एक सवाल गुड रखा। न्यूज सर। गुड इवनिंग, मैंने एक क्वेश्चंस किया सबको कि क्या बेगर जीएसटी देता है? जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं, क्या वो जीएसटी पे कर, मतलब है जिसका दादा। गुजार, हाँ यस, हम्म। यस सर, जीएसटी देता है भिखारी। कैसे? सिंपल सर, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट, तो सिंपल एक भिखारी मार्केट से मैगी पैकेट तो खरीद ही सकता है, काफ़ी खरीदते भी है। मैगी पैकेट हो, एक साबुन का पैकेट भी खरीद सकते हैं, से फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय, ओके। तो अगर एक भिखारी मार्केट से कोई लाइफ बॉय का पैकेट खरीद रहा है या फिर मैगी का पैकेट खरीद रहा है, तो क्या मैगी के पैकेट के पीछे लिखा नहीं रहता सर, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? या लाइफ बॉय के पैकेट के अंदर क्या लिखा नहीं रहता, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? हेलो, है दादा। लिखा रहता है ना? आस्था बोल, लिखा रहता है कि नहीं रहता? हाँ रहता है। हाँ, तो फिर ये जो मैगी पैक का बैक साइड में जो लिखा रहता है, ये क्या बताते हैं? इसमें ही लिखा रहता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये 140 ग्राम का मैगी है, हाँ 140 ग्राम का मैगी का पैकेट है और इसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर इसके लिए कोई भी 12 रुपया दाम पे करता है या 11 रुपीज़ का दाम पे करता है तो वो जीएसटी दे रहा है। बेसिकली जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे कंट्री में। मैं आस्था के लिए थोड़ा सा टैक्स के बारे में दो चार बात कर दूं तो आस्था को थोड़ा कनेक्ट करने में सुविधा होगा, ठीक है आस्था? चलो बाकी लोग भी रिवाइज कर लेगा, नो इशू। और ये भिखारी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या भिखारी टैक्स देता है? हाँ सर, भिखारी टैक्स देता है ना। उसको कोई भी पैकेज फूड्स खरीदना है ना, वो उसको टैक्स देना ही पड़ता है। इंडिया में जो टैक्स सिस्टम चलता है, अच्छा स्क्रीन शेयर है सबको? हाँ सर। चलो आस्था, हाँ चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी लोगों को आता है आई नो। हाँ जी। टैक्स सिस्टम इन इंडिया में क्या है, दो तरह का सिस्टम चलता है, लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो अभी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, यही होता है ना प्रिया? हाँ सर। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स बेसिकली। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली इनकम टैक्स, पहले एक टैक्स होता था वेल्थ टैक्स बोल के, आजकल वो एबोलिश हो चुका है, अभी और नहीं है।
वेल्थ के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, वो सिस्टम चला गया, अबोलिश हो चुका है सर। तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स, मतलब हम लोग अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग कमाते हैं उसके बेसिस पे टैक्स पे करेंगे, जो इनकम टैक्स का पार्ट है इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्यों डायरेक्ट? बिकॉज हम कमाते हैं हम पे करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? बिकॉज आप इनकम करके पे नहीं करते हो, ये तो आप चाहे इनकम करो या ना करो आपको पे करना ही होगा। मतलब आप डायरेक्टली पे करना पसंद नहीं करते हो। इवन आप जब मैगी पैकेट का दाम देते हो, क्या आपको पता चलता है कि एक्चुअली आप उसका टैक्स भी पे करते हो? मतलब जब वो बोलते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता तो उंगली को क्या करना पड़ता है सर? जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता है तो उंगली को क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा करना पड़ता है। एग्जैक्टली दैट इज द कॉन्सेप्ट, कि जब सरकार को चाहिए पैसा, टैक्स क्या चाहिए, टैक्स से क्या होता है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि टैक्स का बजट, इनकम टैक्स अपडेट मिलेगा क्या इसमें मेरा को, एक इंडिया का इनकम का डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर मिलेगा तो मैं आपको बाद में शो करूंगा, ठीक है, अब देखना पड़ेगा। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट जो है ना सर, इनको चाहिए पैसा, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए पैसा देश को चलाने के लिए, और पैसे मतलब जो भी पैसा इनको मिलेगा, ये पैसे से इसको क्या करना है, कंट्री को रन कराना है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न करने का सर एक ही जगह है, मेनली एक ही जगह है। ऐसे है सर 5-7 जगह है, ठीक है। आई थिंक सभी को थोड़ा बहुत पता है, गवर्नमेंट लोन लेके भी कमा सकते हैं, लेकिन लोन लेके कमाना मतलब फंड जुगाड़ करना बहुत मुश्किल वाला बात होता है, उसमें बार्डन भी होता है। मतलब लोन लेते हैं तो फिर लाइबिलिटी भी आएगा। लेकिन गवर्नमेंट का इनकम करने का जो दो मेन सोर्स है ना, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी। इतना बड़ा कंट्री है हमारा सर, साइज वाइज वर्ल्ड में 7th और पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में 2nd, साइज वाइज वर्ल्ड में 7th, है ना सर। इंडिया का जानते हो ना आप लोग? हाँ, बाई साइज इंडिया वर्ल्ड में क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। और बाई पॉपुलेशन, सर क्यों बोल रहे हो ये सब बातें, ये सब तो ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ते थे। बाई पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है सर, 2nd लार्जेस्ट। डोंट वरी सर, बहुत जल्दी हम लोग इसमें नंबर 1 हो जाएंगे। 2050 जाते जाते इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन जाएगा पॉपुलेशन में। मतलब जिस तरह का ग्रोथ रेट हमारा है कंपेयर टू, ऐसे वर्ल्ड नंबर 1 कौन है सर पॉपुलेशन पे? चाइना। चाइना है। बट जिस तरह का ग्रोथ रेट इंडिया का है कंपेयर टू चाइना, ठीक है, वो 2030-40 के आसपास पहुंचते पहुंचते इंडिया चाइना को मतलब ओवरटेक कर लेगा। तो हमें वर्ल्ड लेवल में कुछ तो मिलेगा सर जिसमें हम लोग नंबर 1 है, प्राउडली बोल सकते हैं शायद। क्या प्राउडली बोल पाएंगे सर कि हम लोग पॉपुलेशन में नंबर 1 है? चलो सर, ये तो सबको पता है कि ये कितना प्राइड का बात है और कितना नहीं। लेकिन पॉइंट इज दैट, ये जो टैक्स का पढ़ाई हम लोग करते हैं ना, इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है कि सरकार को चाहिए कंट्री को चलाने के लिए पैसा, तो सरकार क्या करते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं। और ये टैक्स लेने का, अभी इनकम टैक्स ना लोग ज्यादा पे करता नहीं है बिकॉज वो छुपाते हैं, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन पता है सबको, 130 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है, ऐसे एस्टिमेटेड 138 करोड़ इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इंडिया का। 138 करोड़ पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड, बट ठीक है चलो सर 130 करोड़ की आबादी ही मान के चलते हैं। 130 करोड़ में से 130 करोड़ में से हार्डली 4% लोग इनकम टैक्स पे करता है सर, आप समझ रहे हो। बाकी 96% लोग इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करता है। तो आप मुझे बताओ, तो फिर इतना बड़ा कंट्री को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? फिर हम लोगों का तो मतलब डिमांड का कंप्लीट खत्म नहीं होता। जैसे हम लोग बात बात में बोलते हैं मोदी जॉब दो, दीदी जॉब दो। अरे बाबा, मोदी दीदी जॉब तो देंगे, लेकिन क्या हम लोग अपने इनकम का प्रॉपर टैक्स वगैरह जो भी होता है, क्या हर एक इंसान, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा कंप्लीट पॉपुलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि कोई एक ईमानदार इंसान है जो अपना काम करते हैं, बट दिस इज नॉट अबाउट द सिंगल पर्सन, दिस इज अबाउट द कंट्री, दिस इज अबाउट इंडिया। इसमें मैक्सिमम क्या करते हैं, एवरेज क्या होता है, वो वाइटल कॉन्सेप्ट है। तो जब सरकार ने देखा कि इनकम टैक्स के थ्रू से, एक्चुअली जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में ब्रिटिश से, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसके बाद ना इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था, था बहुत कम था।
तो इस टाइम पे ना सिर्फ इनकम टैक्स के बेसिस पे ही कंट्री को बनाया गया था कि भाई जो लोग ज्यादा रिच होते थे वही लोग सरकार को अपने इनकम पे टैक्स पे करते थे और गवर्नमेंट उसी रेवेन्यू से कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट करने का कोशिश करता था। बट जैसे धीरे धीरे समय चलता गया, पॉपुलेशन में बाढ़ आने लगा, मतलब ग्रोथ होने लगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगा, अब गवर्नमेंट पड़ गया मुश्किल में। तो उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए गवर्नमेंट देखा कि ठीक है पब्लिक तो लोन मतलब पब्लिक तो डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करेगा, तो फिर अगर पब्लिक टैक्स नहीं पे नहीं करता है तो फिर हम लोगों को टैक्स कैसे मिलेगा। तो फिर सरकार ने सोचा चलो एक दूसरा उपाय है ना, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग पहले भैट के नाम से जानते थे, सर्विस टैक्स के नाम से जानते थे, ठीक है। भैट, सर्विस टैक्स, और क्या सर, कौन कौन बोल पाएगा सर। ये जीएसटी आने से पहले और क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, एंट्री टैक्स, ये वैराइटीज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होता था। ये सब एक एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस था। लेकिन अभी ये सभी टैक्स को मार्च करके, इसमें से सबसे पॉपुलर नाम आप लोग भी रेस्टोरेंट में खाना खाते गए देखे हो सर, आपने वैट भी दिया, आपने सर्विस टैक्स भी दिया। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ सर। ये वैट और सर्विस टैक्स बहुत पुराना नहीं है, 2017 के 1 जुलाई से आया है, मतलब जस्ट 3-4 साल पहले, 3 साल प्रॉपरली हुआ है। 2017 1 जुलाई से ये जीएसटी वर्ड सबके मुंह में घूम रहा है, लेकिन बिफोर दैट ये वैट हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। सभी चीज को मार्च करके वन नेशन वन टैक्स बनाया गया है। वन नेशन वन टैक्स, बात समझ में कुछ आया। वन नेशन वन टैक्स। अब इसमें क्या है, टैक्स बेसिकली क्या है, टैक्स मतलब कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मतलब हम लोग जो, मतलब जो भी पीपल है, जो भी किसी कंट्री का हम लोग पॉपुलेशन है, हम लोगों से जबरदस्ती सरकार लेते हैं, देना ही पड़ेगा। आप देने दोगे, नहीं दोगे बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। आप मैगी पैकेट खरीदने जाते हो और बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे मैगी तो खाना है बट टैक्स नहीं देना है, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अब लाइफ बॉय साबुन खरीदोगे, ठीक है, लाइफ बॉय शॉप खरीदोगे और बोलोगे कि मुझे लाइफ बॉय शॉप खरीदना है पर मुझे टैक्स नहीं पे करना है, अब ऐसे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि आप ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाते हो टैक्स पे करने के लिए। जो भी इसका दाम होता है ना, 26 हो, 139 हो, 10 रुपया हो, 189 रुपीज हो, वट एवर प्राइस यू पे, आप इसके अंदर टैक्स पे कर ही देते हो। कर देते कि नहीं कर देते सर, तभी तो लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ओ सर बताओ सर, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। आस्था बोल, क्लियर है कि नहीं है बहुत। हाँ समझ आया। बस सर, बस इतना सिंपल आइडिया लो, बस बाकी तो धीरे धीरे और आ जाएगा। तो यही है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कशंस कर रहे हैं ये वाला क्लास में, दैट इज जीएसटी का क्लास, जिसमें हम लोग मेनली जीएसटी, एंड जीएसटी सबसे बड़ा है करीब, और थोड़ा कस्टम्स का भी डिस्कशंस होगा, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एंड कस्टम्स। लेकिन कस्टम्स काफ़ी कम परसेंटेज का है आप लोगों का, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। कस्टम्स मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, ठीक है। सीएस में भी पढ़ाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरीज में भी, एंड ऑल्सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है कस्टम्स, ठीक है। तो ये जीएसटी एंड कस्टम्स का चर्चा तो करेंगे सर, लेकिन अभी फिलहाल तो जीएसटी में जो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मैं उसी पे चर्चा करूंगा, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी में, चार्ज ऑफ जीएसटी में, ठीक है सर, एक ओवरव्यू मुझे आस्था को थोड़ा देना था, बाकी लोगों को भी रिकॉल हो गया थोड़ा बेसिक बातें, है ना सर, रिकॉल हो गया ना सबको, बाकी सबको पूछ रहा हूँ। यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक है ना सर, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोजिशन लेवी पे। किस पे बात करेंगे सर, कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। अब डोंट वरी, कॉम्पोजिशन लेवी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ज्योति बता पाओगे कॉम्पोजिशन लेवी क्या है, याद है क्या। अच्छा चलो, कॉम्पोजिशन लेवी सर सेक्शन, हाँ बोलो, बोलो सर बोलो। जो दो दो टाइप का टैक्स डिवाइड होता है ना, इसमें एक कॉम्पोजिशन में करते हैं और एक नॉर्मल स्कीम में करते हैं। यस सर, एक रेगुलर स्कीम पे उसमें होता है, हाँ, ये एक और रेगुलर स्कीम होते हैं और एक कंपोजिशन स्कीम पे कॉम्पोजिशन। होते हैं। मतलब चलो वेरी गुड सर, जीएसटी पे करने का, ये जो जीएसटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जीएसटी पे करने का भी ना दो तरीका होता है, एक रेगुलर स्कीम
और एक इरेगुलर नहीं, हाँ सर, रेगुलर स्कीम और एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन, अब सरकार क्यों बनाया ऐसा? बिकॉज जब जीएसटी पेमेंट का बारी आया, नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी, हु पे जीएसटी? जीएसटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? ये इंडियन गवर्नमेंट है ना सर, तो इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस बेसिकली सप्लाई करते हैं उसी को पे करना पड़ता है। लेकिन सर इसका उल्टा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्लायर के जगह रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को भी जीएसटी पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे सर। नॉर्मली सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को ही जीएसटी पे का लाइबिलिटी होता है सर, जीएसटी लाइबिलिटी उन्हीं पे आता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जगह रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जीएसटी पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो फिर उसको क्या बोलते हैं सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वेरी गुड सर। रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जब जीएसटी पे करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सर आरसीएम। ठीक है प्रिया, दिस इज नॉट राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आई नो you have a RCM business chain, but this is not the RCM of, इसको बोलते हैं सर in GST, this is called reverse charge mechanism। ठीक है प्रिया, रोशनी, क्लियर हो रहा है ना? सर। ओके आस्था, तुम बस अभी सुनो, सब कुछ तुम्हें कनेक्ट नहीं होगा, बट जस्ट कनेक्ट करो बिकॉज प्रीवियस क्लास करना जरूरी है, तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली सप्लायर पे करते हैं, नॉर्मली सप्लायर जीएसटी पे करते हैं। ये सप्लायर है सर, मेरे ड्राइंग से हंसना नहीं है एकदम। नॉर्मली सप्लायर मतलब क्या, अरे भाई कोई किसी को कुछ सेल कर रहा है तो वो सप्लायर है। ठीक है, तो नॉर्मली जीएसटी पे करते हैं सप्लायर, नॉर्मली जीएसटी सप्लायर पे करते हैं, बट अगर कभी ऐसा हो गया कि रिसीवर को पे करना पड़ता है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है सर, इस कॉन्सेप्ट में तो बात हो चुका था। जैसे कुछ एग्जांपल में, जैसे जीटीए सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके केस में आरसीएम अप्लाई होता है ना सर। और एक केस जैसे कि कोई बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सर्विस इंपोर्टर, ठीक है, आप फॉरेन कंट्री से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये सब केसेस में से और भी काफी सारा एग्जांपल्स था। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सर्विस इंपोर्टर में सारा का सारा डिस्कशंस किया था लास्ट क्लास में, तो वो अगर आप देखोगे ना, आपको पूरा लिस्ट डाउन करके रखा है वहां पर, हम लोग एक एक करके पढ़े थे। तो ऐसे केसेस में आरसीएम होता है। चलो सर, आरसीएम में अभी नहीं जाते, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे अभी बात नहीं करते हैं। अभी बात किस में करना है, कॉम्पोजिशन लेवी पे बात करना है, कॉम्पोजिशन लेवी पे बात करना है। तो कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में बात किया गया है। अब मैं जो बात एक्चुअली करने जा रहा था कि एक कॉन्सेप्ट है सर रेगुलर स्कीम, मतलब सिंपल, आप बिजनेस करते हो कोई पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस का, और उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस के लिए आप जो भी इनकम, मतलब जो भी चीजें आप मतलब बेसिकली सेल करते हो, तो आप क्या करते हो, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हो। ठीक है, सपोज मानो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो, वो प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे आप अपने कस्टमर से जीएसटी लेते हो, एंड दिस इज योर लायबिलिटी कि आप गवर्नमेंट के घर में जीएसटी का जो अमाउंट है वो जमा करो। सिंपल बात है, ये सारा का सारा मैंने बेसिक में बताया। जिनका मिस है प्लीज एक बार रिकॉल कर लेना बाद में, वो रिवाइज क्लास करके। अब सवाल क्या है कि रेगुलर स्कीम में अगर आप प्रॉपरली जीएसटी पे नहीं करते हो तो गवर्नमेंट को थोड़ा चिंता हो जाता है। ठीक है, या फिर रेगुलर स्कीम में ना रेगुलर बार्डन आ जाता है, रेगुलर बार्डन आ जाता है, हाई रेट ऑफ जीएसटी होता है। नॉर्मली ऐसा जीएसटी का परसेंटेज हो जाता है सर 5% से लेके 28% तक। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं 18%, 12%, 28%, ऐसा जीएसटी का रेट आ जाता है रेगुलर स्कीम में। ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी किसके लिए है, जो रेगुलर जीएसटी पेमेंट कॉन्सेप्ट में नहीं आता, और जो रेगुलर स्कीम में होता है ना, उनको ना अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है, अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है। अब बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब अगर आप प्रॉपर टैक्स, मतलब अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आप जीएसटी पेमेंट कैसे करोगे, हिसाब कहाँ से मिलेगा आपको। और अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, अब देखो, हर कोई बिजनेसमैन एडुकेटेड तो नहीं है ना, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई नहीं किया है, हर कोई सीएस का पढ़ाई नहीं किया है, हर कोई सीएमए का पढ़ाई नहीं किया है, या फिर बेसिक का बेसिक बीकॉम भी हर कोई नहीं किया है। तो फिर अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर लेगा वो बंदा,
क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? रेगुलर स्कीम में तो फिर बोलेगा ठीक है सर, वो खुद नहीं कर सकता तो किसी एक को रख लेगा ना अपने बिजनेस पे। अगर खुद से अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है तो किसी को रख लेगा अपने बिजनेस पे, लेकिन सर उसको सैलरी भी तो देना पड़ेगा। हेलो सर, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? एक बिजनेसमैन अगर खुद से कर नहीं पाएगा अकाउंट्स मेंटेन, तो फिर किसी को रखना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जिसको रखेंगे उसको भी तो सैलरी देना पड़ेगा, तो उसका सैलरी कम से कम 10,000 तो दोगे सर, नहीं तो उसका घर कैसे चलेगा? तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको 10,000। अब देखो सर, हर हर किसी बिजनेस में 10,000 पेमेंट करना और सिर्फ एक खर्चा तो नहीं है, और भी कई खर्चा है, दुकान में लोगों को भी रखना पड़ता है। अब ये कभी कभी किसी किसी के लिए ना ये थोड़ा लग्जरियस हो जाता है कि भाई अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए किसी को रखो, ठीक है? तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस। अब इंडिया में छोटा मोटा बहुत बिजनेस है, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस भर भर के हैं, आपके लोकल पाड़ा में, घर के बगल में, ठीक है, वीआईपी रोड के ऊपर में, सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर में, बालीगंज के मोड़ में, श्याम बाजार के मोड़ पे, जहां भी जाओ जहां भी देखो आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेसमैन भर भर के दिखेगा। अरे दिखता है कि नहीं दिखता है सर? स्मॉल बिजनेसेस है दादा। तो डू यू थिंक कि स्मॉल बिजनेसेस 10,000 का सैलरी देके किसी को रखना उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा क्या हमेशा? नहीं। हाँ, एकदम सिंपल बात है, नहीं सर। तो इन दैट केस, तो अगर वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, बिकॉज वो स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, तो फिर वो जीएसटी पेमेंट के टाइम पे हिसाब क्या दिखाएगा सरकार को? स्मॉल बिजनेस को भी तो जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी पे करने के टाइम पे या जीएसटी रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हिसाब क्या होगा, अकाउंट्स क्या होगा? तो सरकार बोलते हैं कोई बात नहीं सर, कि अगर आप हिसाब मेंटेन नहीं कर सकते हो मत करो, इतना बार्डन आपको हम नहीं देना चाहते। लेकिन अब ये भी है, अगर वो जीएसटी फाइल नहीं करेगा तो सरकार उसको रोक टोक करेगा। दूसरा बात, अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए होगा तो फिर वो जीएसटी फाइल चेक करता है। बिजनेस लोन पाने के लिए जीएसटी फाइलिंग होना जरूरी होता है सर, क्या आप लोग जानते हो ऐसा? कि अगर किसी को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बैंक से जाके लोन लेना है, तो फिर अगर आपका जीएसटी फाइलिंग वगैरह नहीं रहेगा ना, तो आपको लोन मिलने में मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? प्रिया बोल सकते हो, प्रिया बिजनेस के साथ है, आई नो। प्रिया को हाँ पता सर, होगा, करेक्ट। ज्योति को भी पता है, ज्योति इज ऑल्सो वेरी कनेक्टेड विद बिजनेस। हाँ, ए आस्था, स्टोरी समझ में आ रहा है? इतना बता बस मुझे। हाँ आ रहा है। ठीक है सर। रोशनी বোঝা যাচ্ছে? है दादा जानी। ओके, थैंक यू। आई नो यू ऑल्सो नो सभी कुछ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कॉम्पोजिशंस लेवी क्यों आते हैं, कब आते हैं, ठीक है? सभी कोई बिजनेस के साथ कनेक्टेड है सर। अगर मैं किसी का नाम गलती से नहीं लेता तो आप ऐसा ना सोचना कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ तो फिर आपको बिजनेस पता नहीं है। आई नो आजकल सभी को सब चीज़ पता है सर। यस, तो गेटिंग लोन मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जीएसटी फाइलिंग जरूरी है। तो इसीलिए स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने एक स्कीम ला दिया, और स्कीम का नाम क्या कर दिया सर? स्कीम का नाम कर दिया जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। चलो सर, अभी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का पूरा नोट एकदम छान मारते हैं कि क्या है। थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली दोनों एंगल से जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम को देखते हैं सर। स्क्रीन में सबको दिखाई दे रहा है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम? हेलो, शो हो रहा है हाँ ना? ओके, हाँ हाँ। सॉरी। GST composition scheme is a simple and easy scheme. It's a simple and easy scheme, sir, under GST for taxpayers. Small taxpayers, जो मैं सिर्फ इतना देर से मैं ही स्टोरी आप लोगों को सुना रहा था कि ये बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। बेसिकली दिस इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, मतलब जो लोग स्मॉल टैक्स पेयर्स है ना, उन्हीं के लिए ये चीज मैक्स मतलब नॉर्मली जरूरत हो जाते हैं। कैन गेट रिड ऑफ टीडीएस जीएसटी फॉर्मेलिटीज। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स ना इतना फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट एंटिटीज कर सकता है, बड़े बड़े चार्टर्ड फार्म कर सकते हैं, बड़े बड़े पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, बट स्मॉल टैक्स पेयर्स नॉर्मल आपके घर के बगल में ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, आपके घर के बगल में गिफ्ट आइटम का शॉप है, ठीक है, आपके घर के बगल में एक
क्लोथ का मर्चेंट है, एग्जाम्पल टिम्बर का मर्चेंट है, तो क्या इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है सर कि इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज मेंटेन करो, फिर फॉर्मेलिटीज मेंटेन करने के लिए किसी एक को रखो अपने बिजनेस पे जो मेंटेन करके देगा। इट्स क्वाइट टफ सर कि 10,000 15,000 सैलरी पे करके इनकम 30,000 का नहीं होता है, ठीक है, और उसमें अगर 15,000 दूसरे को दे दो फिर खाओगे क्या और अपने लिए रखोगे क्या, तो मुश्किल। बट जीएसटी पे करना है, बिकॉज वो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना, तो मुश्किल हो जाती है कि बाद में लोन वगैरह मिलने में या किसी भी तरह का बिजनेस के डेवलपमेंट के केस में वो बंदा फंस जाता है। या फिर सिंपल, अगर जीएसटी पे नहीं करेगा ना तो गवर्नमेंट भी उसको जाके जब रेड करेगा तो फिर पूछेगा भाई आपका जीएसटी कहाँ है, तो वो मुश्किल में पड़ जाता है अपने बिजनेस के ऊपर। तो जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर, तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर इनके ऊपर ये सिलेक्ट कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग मार्केट में देखते हैं सर जीएसटी का जो रेट हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएसटी रेट के बारे में चर्चा किया था। मैं आपको फिर से एक बार शो करता हूँ, लेकिन इसके केस में थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं रेट के बारे में, ये देखो ये सर्विस का रेट था, चलो सर्विस भी दिखा देते हैं आपको। ये रेट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जीएसटी रेट प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस सर्विस, ये आपका सीजीएसटी एक्ट में एसजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसे आप लोग जानते हो सर। ये देखो सर, ब्रॉडली 4 रेट्स ऑफ सीजीएसटी हैव बीन नोटिफाइड फॉर सर्विस, मतलब एक होता है सर्विसेज, एक होता है गुड्स, ठीक है। तो सर्विस के केस में 2.5%, दैट मीन्स ये आधा यहाँ पर बोला गया है, तो सीजीएसटी अगर 2.5% है तो एसजीएसटी 2.5%, तो कुल मिला के हम लोग कितना पे करते हैं। अरे कभी कोई जीएसटी बिल घर पे देखे हो कि नहीं देखे, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, या फिर कोई ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, तो जीएसटी अमाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो। हाँ सर, 2.5% मतलब 2.5 प्लस 2.5 5, 2.5 प्लस 2.5, 6% मतलब 6 × 2, मतलब एक सीजीएसटी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एक रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है जहां से गुड्स का मूव होते हैं। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा सर। तो मोटा मोटी इतना समझ आ जाता है आपको, देखो कि ये 5% का जीएसटी हम पे करते हैं, यहाँ पर 12% का, यहाँ पर 9 9 18% का, लेकिन सिंगल रेट में ये 2.5 6 9 14, ठीक है, 2.5% 6% 9% 14%, लेकिन ये एक्चुअली डबल हो जाते हैं। ये देखो आईजीएसटी, जब भी आईजीएसटी हो जाता है ना, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब पे करना पड़ता है, कोई बताएगा सर। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस इंटरस्टेट टैक्स कब पे करते हैं, बोलो सर। इंटरस्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट मतलब जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाते हैं ना तब। और जब एसजीएसटी और सीजीएसटी कब पे करते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कब पे करते हैं, इंट्रास्टेट। इंट्रा स्टेट। मैं आपको बताता हूँ, देखो सर, आईजीएसटी आईजीएसटी पे तब होता है जब इंटर स्टेट होता है। इंटर स्टेट मतलब जैसे यहाँ पर ज्योति है मणिपुर से, ठीक है, तो ज्योति मणिपुर में है, ठीक है, तो ज्योति इन मणिपुर एंड रोशनी इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ज्योति और रोशनी के बीच में अगर कुछ भी ट्रेड होगा तो ये वेस्ट बंगाल से मणिपुर का ये इंटर स्टेट होगा, और इसमें जो जीएसटी कलेक्शन होगा इसको आईजीएसटी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से काम बनेगा, ठीक है, मीडिएटर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए आईडीएसटी इंटीग्रेटेड। इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये रीपे बैक करता है रेस्पेक्टिव स्टेट्स को, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ मैं। लेकिन फिलहाल ये आपको आईजीएसटी समझ में आ गया। और सीजीएसटी और जब एक ही स्टेट के अंदर होता है, मतलब जैसे चलो प्रिया है यहाँ पर, प्रिया एंड आस्था के बीच में कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो प्रिया इज फ्रॉम, दोनों ही बागुआटी से है ठीक है, कोई बात, बागुआटी ये भी है, चलो इसको हम कर देते हैं वीआईपी रोड, ठीक है, कहीं भी होगा वीआईपी रोड का, तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो वीआईपी रोड और बागुआटी एंड बागुआटी दोनों दोनों ही वेस्ट बंगाल के अंदर है ना। अब जब दोनों बंदे वेस्ट बंगाल के अंदर है तब कौन सा रेट एप्लीकेबल हो जाएगा इसमें, इसमें दो चीज आ जाता है, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। ये तो हम लोग देखे हैं ना सर, कोई भी बिल घर में आता है हम लोग ये चीज तो देखते हैं कि नहीं देखते, क्या रे आस्था, कभी देखा है सब बिल। हाँ सर, देखा हुआ है, पापा के पास ही एग्जैक्ट दिख जाता है आधा बार तो। हाँ एग्जैक्टली सर, तो जब सेम स्टेट के अंदर हो तो देखा करो, ये सब एक्चुअली रियल लाइफ है, जो आप देखते हो घर में बिजनेस के रिगार्डिंग वही चीज एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है अभी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट के अंदर होने से, और आईजीएसटी हो जाता है जब स्टेट बदलते हैं, ठीक है। रेट तो मोटा मोटी समझ में आ ही रहा है कि 5% का रेट होता है, 12% का रेट होता है, 18% का रेट होता है,
28% का रेट होता है, मैक्सिमम 40% तक जा सकता है मैक्सिमम। ओके, दोनों स्टेट मतलब सब कुछ मिला के, CGST SGST सब मिला के मैक्सिमम 40% तक का रेट का एप्लीकेबिलिटी है सर। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट, लेकिन इन लोगों के लिए मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स का बात है उनके लिए इतना हाई रेट एप्लीकेबल नहीं होता। द स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर्स whose turnover is less than 1.5 करोड़। टर्नओवर मतलब सर सेल। ओके, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर किसी का सेल 1.5 करोड़ से नीचे है तो वो ये कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं, अगर वो रेगुलर स्कीम में रहना पसंद करेगा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेगुलर स्कीम में रहना पसंद नहीं करता है तो फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है सर, मैं आपको आगे आगे सब बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना होता है। अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी में रहना चाहते हो उसमें सुविधा क्या है, असुविधा क्या है, मतलब व्हाट इज द एडवांटेजेस, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, सभी की सभी डिस्कशंस होगा सर। ओके, तो देखो, तो लेट अस अंडरस्टैंड स्कीम इन डिटेल्स। तो क्या क्या समझेंगे? हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर, फिर पहले पहले हु कैन एंड उसके बाद हु कैन नॉट। हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, what are the conditions for availing composition scheme, how can a taxpayers opt for composition scheme, what documents should a composition dealer issue while making supply, what are the GST rates for composition dealer, मतलब जो लोग कॉम्पोजिशंस में बिजनेस करते हैं उनके लिए रेट क्या एप्लीकेबल होते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। हाउ शुड GST पेमेंट बी मेड बाय ए कॉम्पोजिशंस डीलर, व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय ए कॉम्पोजिशंस डीलर, what are the advantages of composition scheme and what are the disadvantages of composition scheme। समझ में आ रहा है रोशनी कि क्या क्या सीखने वाले हैं? है प्रिया दादा। समझ में आ रहा है ना? प्रिया बोलो, क्लियर हो रहा है? ओके, A taxpayer whose turnover is below 1.5 crore can opt for composition scheme। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? A taxpayer whose turnover is below 1.5 crore can opt for composition scheme। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। अगर आपका बिजनेस का सेल पूरा साल भर में, टर्नओवर पूरा ईयर का होता है, इन द होल ईयर, इन द होल ईयर अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर इन होल ईयर सेल इन द कंप्लीट ईयर, अगर ये 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, लेस देन, ठीक है, सॉरी, लेस देन 1.5 करोड़, ठीक है। तो अगर ऐसा बात है तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अपने आप को लेके आ सकते हो। बट एक बात ध्यान पे रखना, इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन आ जाते हैं सर? सर हमारा सबसे प्यारा 7 सिस्टर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न में। जैसे यहाँ पर ज्योति है 7 सिस्टर से, ज्योति आप आ जाते हो स्पेशल में, मतलब जिसमें ये है सर, ये त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। स्पेशली दीज आर दी स्टेट्स जिसके लिए ये अप्लाई होता है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि जिनके केस में यही 1.5 लाख का लिमिट 75 लाख 1.5 करोड़ का लिमिट चेंज हो गया, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश भी जोड़ते हैं सर। द लिमिट इज नाउ ₹75 लाख एज पर दी CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हो तो बाकी बिजनेसों के लिए 1.5 करोड़ से कम होने से चलेगा, बट आपके लिए 75 लाख में भी आप आ सकते हो, ठीक है। आप कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर, एकदम पूरा लिस्ट ही शो कर देता हूँ आपको कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम के लिस्ट में 1.5 करोड़ और 75 लाख का क्या केस है। एक सेकेंड, ये नोट्स में शेयर कर लूंगा जिनके पास नहीं है। जैसे मिल गया, ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है टर्नओवर लिमिट, हेलो दिख हाँ रहा है कि सर। नहीं दिख रहा है? टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स के लिए है 75 लाख फॉर अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा।
ठीक है सर, आसाम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, बट आसाम को यहाँ पर नहीं रखा गया, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और तो फिर और इसमें उत्तराखंड इज नॉट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट्स नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर नहीं है, सॉरी उत्तराखंड यहाँ पर है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश न्यूली ऐड हुआ है सर। और बाकी सभी के लिए सर 1.5 करोड़ का डेटा यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना है, ठीक है। बाकी बाद में मैं और भी बात करता हूँ। तो किसके लिए 1.5 करोड़ तक का, मतलब बिलो 1.5 करोड़ का लिमिट है, और किसके लिए बिलो 75 लाख का लिमिट है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश द लिमिट इज नाउ 75 लाख, और उस पे उत्तराखंड में आ जाता है सर। तो एज पर द CGST एक्ट 2018 अ कॉम्पोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विस टू एन एक्सटेंट टू 1% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं, जो कॉम्पोजिशन में मतलब जो रेगुलर स्कीम में नहीं है, ठीक है, वो बिजनेस करते हैं, सरकार को टैक्स पे करना है, कैन आल्सो सप्लाई सर्विस टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर। टोटल जो टर्नओवर होगा उसका 10% तक की स्कीम में भी वो आ सकते हैं, और ₹5 लाख व्हिच एवर इज हायर। मैं आपको आगे समझाता हूँ। दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल, मतलब वो मतलब गुड्स के साथ है, तो उसको मतलब कंपोजिशन डीलर कैन आल्सो सप्लाई सर्विस, मतलब जो कंपोजिशन सप्लाई में है और गुड्स का सप्लाई में है, लेकिन वो सर्विस का सप्लाई कर सकते हैं क्या? मतलब क्या होता है ना सर, नॉर्मली ये जो एक्ट है ना सर, ये इसका मैं कहानी आपको बताता हूँ, क्यों मैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि डीलर ऑल्सो सप्लाई सर्विस टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2019। फर्दर जीएसटी काउंसिल, मतलब जो जीएसटी का मतलब धरता करता विधाता है, मतलब जो जीएसटी काउंसिल जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सारा का सारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सबको ही मिलकर जीएसटी काउंसिल को बनाया, इन इट्स 32nd मीटिंग proposed an increase to this limit to service provider on 10th January 2019. The turnover of all business registered with the same PAN should take into consideration to calculate turnover. CBIC, मतलब Central Board of Indirect Taxes Council has notified the increase to the threshold limit of 1 crore to 1.5 crore. मैं बताता हूँ कि ये सर्विस के साथ ये जो कहा गया है ना सर, कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विस, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी मतलब सर पढ़ाई एक्चुअली। तो एक सेकेंड सर, मैं आपको ये स्टोरी भी एक बार बता देना चाहिए, मुझे लगता है कि क्या खेल है सर कि सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या खेल आ गया, ये एक बार मुझे आपके साथ चर्चा कर लेना चाहिए। जस्ट इस एनालिसिस को देखिएगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये डिनोट क्या करते हैं, जैसे किसके लिए है ये कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी किसके लिए है, ऑब्वियसली स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट्स। क्या सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार देखिएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए है? स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट। दिख रहा है ना सर, इतना देर से ही बात कर रहे थे। वॉलेंटरी एंड ऑप्शनल स्कीम है, मतलब आप चाहो तो ले सकते हो, ना भी ले सकते हो। The composition levy is alternative method of levy of tax designed for small taxpayers whose turnover is up to the prescribed limit, जो मैंने अभी आपको बताया 1.5 करोड़ के नीचे या फिर 75 लाख के नीचे। The objective of composition scheme is to bring simplicity and to reduce the compliance cost. Compliance cost मतलब यही तो सीएस को मेनली करना पड़ता है मैक्सिमम केस में, सीएस का ही कंप्लायंस का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि कंपनी का जो भी टैक्स पेमेंट हो, टाइम पे जो भी डिटेल्स मेंटेन करना हो, अकाउंट्स का हिसाब किताब रखना हो, इट्स वेरी टीडियस जॉब। लेकिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंगिंग सिंप्लिसिटी एंड रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट। इसमें क्या होगा, सरकार का इनकम बढ़ेगा, सिंपल बात है, फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक है। स्मॉल टैक्स पेयर से अर्निंग करने का मौका मिलेगा। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स पे भी अगर हम लोग सीएस का बार्डन बढ़ा देना तो फिर सरकार का अर्निंग नहीं होगा, तो उनके ऊपर लीगल कंप्लायंस का ज्यादा बर्डन नहीं लगाना चाहता, तभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम उनके लिए बनाया है। इनिशियली द स्कीम वाज डिजाइन टू बेनिफिट द स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। पहले ये कॉम्पोजिशन स्कीम बनाया गया था किसके लिए सर? स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो लोग स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो दिस स्कीम वाज फंडामेंटली फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड ओनली फॉर द रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब जो गुड्स का सप्लाई करता है और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर subsequently suppliers availing composition schemes were permitted to supply other services also, though only up to a small specified value. This scheme is contained in subsection 1 and 2 of the section 10 of the CGST Act, hereinafter referred to as composition scheme for goods. Under the schemes, supplier of goods have the option,
सप्लायर ऑफ गुड्स हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट द कंसेशनल रेट ऑफ 1%। मैं आपको रेट के बारे में और डिटेल्स बताऊंगा। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब मैंने आपको बताया ना, सीजीएसटी एसटीजीएसटी जब सेम स्टेट के अंदर हो, जब साथ में मतलब अगर वो यूनियन टेरिटरी के अंदर हो तो फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, और अगर वो टैक्स का एरिया चेंज होता है मतलब स्टेट टू स्टेट चेंज होता है तो आईजीएसटी। ऑफ द टर्नओवर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स at the rate 5%, that is CGST plus SGST or UTGST of the turnover. Small taxpayers with an aggregate turnover in the preceding financial year, aggregate turnover in the preceding financial year up to 1.5 करोड़। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ये सब चीजें आपको बताया, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। are eligible to pay tax at these rates in the current financial year up to aggregate turnover of 1.5 crore. However, a person engaged in exclusively in supply of service other than restaurant service is not eligible for this composition scheme stipulated under subsection 1. अब इसी चीज में मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप गुड्स में हो, सर्विस के लिए आपको जगह नहीं होता था, लेकिन अभी गुड्स के साथ साथ जैसे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं सर, वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में गुड्स भी देते हैं ना। आप मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो गुड्स भी मतलब वो सर्विस भी देते हैं। रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं हम लोग? जो नॉर्मल खाना मतलब नॉर्मल फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट में फर्क क्या है? नॉर्मल फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट में फर्क कितना है? कौन बताएगा? हेलो, अरे बोलो सर, बोलो। इसका फर्क है सर। फर्क इसका है कि सर्विस का फर्क है कि नॉर्मल फूड स्टॉल में आपको सिर्फ खाना मिलता है तो उसको गुड्स ही मानेंगे, लेकिन जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो साथ में आपको काफ़ी अलग सारे एम्यूनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए वो भी एक अलग चार्जेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, लाइक आप लोग जानते हो बहुत फेमस फेमस रेस्टोरेंट है कोलकाता में। ठीक है, जैसे एक रेस्टोरेंट का मुझे नाम अभी याद आ रहा है जो काफ़ी मतलब बैंक्वेट टाइप के, क्या बोलते हैं इनको मुझे नहीं पता, क्लब है एक, है मुझे पता है स्प्रिंग क्लब बोल के। मैं कभी गया नहीं सर, बट ये है आपका साइंस सिटी के पास। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? स्प्रिंग क्लब है दादा। हाँ, ये भी एक फेमस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं सर। इसमें फेमस फेमस ये है, लेकिन इसका चार्जेस, ये सिर्फ फूड सर्विस नहीं करते सर, इसमें सर्विसेज भी मिलता है। तो इनके केस में इनका सर्विस टैक्स और जीएसटी दोनों आ जाता है। लेकिन अभी क्या है कि जीएसटी और सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स तो अलग नहीं है, तो इनका क्या होगा, जीएसटी सप्लाई के ऊपर भी आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये एक मुझे याद आया तो इसलिए मैंने स्प्रिंग क्लब बोला। ऐसे और भी वेरी और भी फेमस फेमस है, ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बात क्या है? तो बात एकदम सिंपल है कि in order to provide benefit the composition scheme to person engaged in supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in preceding financial year is up to 50 lakh, a scheme to pay tax 6%। मैं आपको आगे रेट के बारे में आगे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा mixed supplier, जैसे mixed supplier who is primarily engaged in supplying of service other than restaurant service along with marginal supply of goods could also avail the benefit of this scheme। अब ये benefit का scheme बाद में आया with effect from 1 जनवरी 2020, मतलब जस्ट लास्ट ईयर से ही आया है। तो ये स्कीम के बारे में मैं आपको आगे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक को ज़बरदस्त बना लेना चाहिए। तो बेसिक क्या है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये समझ में आया सर, हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? हेलो सर, बेसिकली जिसका बिजनेस का टर्नओवर गुड्स के केस में 1.5 करोड़ तक के अंदर है, या फिर 75 लाख। 1.5 करोड़ किसके लिए? ऑल ओवर इंडिया। 75 लाख किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, और उसके साथ जुड़ जाएगा हिमाचल एंड उत्तराखंड। याद रहेगा ना सर? सर बोलो सर। मतलब असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये लोग को 75 लाख वाला वो ऑप्शन नहीं मिलेगा? नहीं, आसाम को तो मिलेगा, सॉरी आसाम को नहीं मिलेगा, मतलब हिमाचल एंड उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ काउंट होगा। बाकी पूरा इंडिया में 1.5 करोड़ का स्कीम है, पूरा इंडिया में 1.5 करोड़ का स्कीम एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल क्या है, 75 लाख लिमिट इज नाउ 75 लाख। ये देखो ना, इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर नहीं लिखा गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें आसाम नहीं है। आसाम को नॉर्मल स्टेट की तरह ही काउंट किया जा रहा है। ठीक है, उनके लिए 1.5 करोड़ ही है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट अभी दिखाया ना आप लोगों को, हाँ। एक लिस्ट अभी मैंने शो किया था, एक पूरा
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था दिस। अब इसमें आप हिमाचल को सिर्फ जोड़ देना है आपको। ये अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी के लिए 75 लाख का लिमिट है। बाकी ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 1.5 करोड़। इसमें एक न्यू एडिशन है हिमाचल, इसमें एक न्यू एडिशन है हिमाचल जो 75 लाख के कैटेगरीज में आ जाता है। समझ में आ रहा है? बोलो ये आस्था একটু বুঝতে পারছিস তো? आस्था बोल। হ্যাঁ স্যার অনেকই বুঝতে পারছি। अरे चलो यार, इतना समझ आ रहा है तो मेरा तो किस्मत अच्छा है फिर। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है सर? इसमें कुछ अपडेट्स है, रिसेंट अपडेट्स। मैं रिसेंट अपडेट्स में बाद में आता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सर? हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? ठीक है। फर्स्ट, द फॉलोइंग पीपल कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकता। पान मसाला नहीं आ सकते, टोबैको वाले नहीं आ सकते। ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, सर अगर कोई का बिजनेस इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट पे सप्लाई करता है ना, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था, फिर से बता रहा हूँ सर। स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे मणिपुर में ज्योति है और हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं जो भी, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल से ज्योति के साथ कनेक्शंस में कोई बिजनेस चल रहा है तो इसको इंटरस्टेट बोलते हैं। तो जिसका बिजनेस इंटरस्टेट में बिजनेस करेगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ज्योति बात क्लियर है ना? अगर आपका बिजनेस इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हाँ सर। प्रिया बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ सर। Okay. A casual taxable person और a non-resident taxable person. Casual taxable person मतलब जो कभी कभी टैक्स पे करता है, कभी कभी नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर आप रेगुलर भी नहीं हो और कैजुअल टैक्स पे करते हो, कैजुअल में बेसिकली वो लोग हो जाते हैं जो नॉर्मली नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में रहता ही नहीं है, ठीक है। उनके केस में मतलब वो कभी कभी बिजनेस करता है तो जीएसटी के अंडर में आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो लोग कैजुअल है, कैजुअल मतलब जो हु आर नॉट रेगुलर बिजनेस, डोंट रन रेगुलर बिजनेस इन इंडिया, दे कम्स अंडर द कैजुअल में, ठीक है। तो वो लोग भी कॉम्पोजिशन स्कीम में एबल नहीं कर सकते। ये एक बेनिफिट है बिजनेसमैनों के लिए। हाँ सर, ये बिजनेसमैन का बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट कैजुअल वालों के लिए नहीं है। बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अगर आप मतलब ई कॉमर्स के थ्रू से बिजनेस करोगे ना तो आपको कंपोजिशन स्कीम कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस, सिस्टम यही कहता है। लाइक फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस तो ऑब्वियसली इनको तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करता नहीं है, दे आर द लार्ज स्केल ई कॉमर्स ऑपरेटर। बट अगर आप स्मॉल स्केल ई कॉमर्स ऑपरेटर भी करो बन जाओगे ना सर, तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप मतलब करेंट रूल नहीं बताते सर, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, फर्क नहीं पड़ता। फ्लिपकार्ट अमेजन वाले को तो लिए कोई जगह नहीं है कॉम्पोजिशन में आने का। बट अगर आप कोई छोटा मोटा कंपनी हो, छोटा कंपनी में ये ज्योति तुम्हारा ये ज्योति बोल रहा है, प्रिया तुम्हारा योर पेंट्री आ गया क्या? वेबसाइट नहीं आया क्या अभी तक? प्रिया आवाज आ रहा है मेरा? बोला था yourpantry.com, आ गया क्या? नहीं आया लग रहा है। बनेगा शायद, डोमेन बुक है, ठीक है। तो मैं कोई स्मॉल बिजनेस ढूंढ रहा था, ठीक है सर, बाद में फिर से बताऊंगा। मतलब स्मॉल है ई कॉमर्स में, बट इस केस में भी आपको नहीं मिलेगा। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम? कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना होगा? रोशनी বোঝা যাচ্ছে तो बोल। रोशनी ओके। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। रुक, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये कॉन्सेप्ट, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय ए डीलर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इसके ऊपर जीएसटी में एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसमें तो सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे ही बात होगा। ये जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट मतलब एक्चुअली जीएसटी का इसलिए सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है बिकॉज रियल लाइफ में
सबसे ज्यादा चर्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है कि मेरा आईटीसी नहीं मिला, मुझे मेरा आईटीसी अवेल है, मेरा आईटीसी मुझे अभी तक नहीं मिला। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है? आस्था जस्ट समझ ले कि आईटीसी क्या होता है, ठीक है? आईटीसी क्या होता है ध्यान से सुन, और कॉम्पोजिशंस वाले को क्यों आईटीसी नहीं मिलता है वो भी ध्यान से सुन ले। से फॉर एग्जांपल तुम एक रेगुलर बिजनेसमैन हो, रेगुलर मतलब नॉर्मल रेगुलर टैक्स पे करते हो, जीएसटी का रेगुलर टैक्स फाइलिंग करते हो, रेगुलर जीएसटी फाइलिंग करते हो। तो आप कोई गुड्स 18% रेट में खरीदते हो। कितना परसेंट रेट में? आज सोईकौत नहीं है, मैं तुम्हें सोईकौत का एग्जाम्पल ही ले लेता। सपोज तुमने किसी दुकान से जाके 1000 रुपया का प्रोडक्ट लिया, मतलब सपोज मानो बड़ा बाजार गए, ठीक है? बड़ा बाजार हमारे यहाँ पर क्या है सर? बड़ा बाजार सर वो कॉस्मेटिक्स का मार्केट है सर, वो बागड़ी मार्केट चलते हैं। बागड़ी मार्केट जानते हैं आप लोग? बागड़ी मार्केट होलसेलिंग है सर। हाँ पता है सर बागड़ी मार्केट? हाँ सर। बड़ा बाजार में है है सर। दादा। ये आपका कॉस्मेटिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ, इसमें एक बार आग भी लगा था, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये। देखो अब आग का ही इमेज आ रहा है, मुझे तो ज्वेलरी का इमेज दिखाना था आप लोगों को। ये कोलकाता में ना आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी हो आप लोग समझ रहे हो ना सर? ये चलो अच्छा है। ये देखो ये बागड़ी मार्केट का एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट है। ये जो भी जंक ज्वेलरीज वगैरह जो भी होता है, या फिर कॉस्मेटिक्स का जो भी अलग अलग प्रोडक्ट होता है ना, उसका बड़े बड़े सप्लायर आपको बागड़ी मार्केट में मिलेगा। ऐसा ही है कुछ अंदर वाला। तो ये बागड़ी मार्केट से आप सामान खरीद के लाते हो, जीएसटी पेमेंट करके लाते हो सर, ठीक है? जीएसटी पेमेंट करके लाते हो। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो गवर्नमेंट तय करके दिया आपको कि भाई 1000 का प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट 18% कैटेगरी में आता है। उसका लिस्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह का प्रोडक्ट पे किस तरह का रेट लगता है। तो 1000 का अगर आप 18% जीएसटी पे करके लाते हो तो कितना हो जाता है सर? 180। ध्यान से सुनना। हाँ, तो जब आपने परचेस किया तो आपने 1000 पे 18%, तो 180 का क्या दिए सर? जीएसटी पे किए ना। अरे ये जीएसटी आपने पे किया ना परचेस करने के टाइम पे, सिंपल हाँ बोल सर। रहे हैं। ओके। अब जब आप यही 1000 का प्रोडक्ट आप घर पे लाते हो, अपने दुकान पे लाते हो, आपका दुकान कहाँ है? वीआईपी रोड पे, ठीक है? वीआईपी रोड पे। अब वीआईपी रोड मतलब कांकुड़गाची टू एयरपोर्ट इज होल इज वीआईपी रोड, चाहे कहीं पर भी समझ लो। अब वीआईपी रोड पे आप दुकान लगा रहे हो, 1000 में आप थोड़ा एडिशन करोगे ना? अरे प्रॉफिट ऐड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। तो मान के चलते तुम इस पे 200 रुपये प्रॉफिट ऐड कर रहे हो पर प्रोडक्ट पे। तो 1000 पे 200 ऐड हुआ तो 1200 का प्रोडक्ट तुमने बनाया। अब इसको तुम सेल करोगे, लेकिन तुम जब सेल करोगे तो तुम उस पे जीएसटी कलेक्ट करोगे। यही रूल है। आपका प्रोडक्ट मतलब कस्टमर को आपसे खरीदना है तो कस्टमर आपको 18% जीएसटी देगा। तो आपने होलसेलर से खरीद के लाया। आप कौन हो? आप रिटेल बिजनेस चलाते हो, रिटेलर हो सर, खुदरा बिजनेसमैन हो आप, और आप होलसेलर से परचेस करके लाए हो। जब आपने परचेस किया था आपने 180 का जीएसटी पे किया था। अब 1200 का 18% बताइएगा थोड़ा मुझे। 1200 का 18%, 216 ना सर? 216 आ रहा है मेरा। है दादा। हाँ 216 ही है। अब ये जीएसटी क्या है सर? आपको कलेक्ट करना होगा। किससे? कस्टमर से। आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। अब हम लोग अपनों क्या सिखा रहे थे सर कि जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर ना। तो यहाँ पर आपने जो वीआईपी रोड वाला जो रिटेल शॉप है आपका, उसमें आप सप्लायर हो, और जहाँ से आप बड़ा बाजार में बागड़ी मार्केट में खरीदने गए थे वहां पर सप्लायर आप जिससे खरीद के ला रहे थे वो सप्लायर है। यहाँ पर बागड़ी मार्केट वाले सप्लायर है, और वीआईपी रोड में जहाँ आपका दुकान है वहां पर आप सप्लायर हो, ठीक है? तो सप्लायर टैक्स पे करते हैं। तो बागड़ी मार्केट वाले आपसे टैक्स लेके सरकार को पे किया था, और आप दूसरे कस्टमर्स को बेच के आप टैक्स पर पे करोगे सरकार को। अब गवर्नमेंट आपको बोल रहे कि भाई जीएसटी पे करो, गवर्नमेंट वांट जीएसटी। ये तो बैठे रहते हैं ना सर वो खटोरा फैला के, हमें भाई पैसा दो नहीं तो कंट्री नहीं रन करा पाएंगे, ठीक है? ये जो देश है हमारा ना, इसको रन कराने के लिए बहुत पैसा चाहिए सर, बहुत पैसा। अब चाइना अटैक करेगा तो फिर कहाँ से लड़ाई होगा, ठीक है? ये तो इतना दिन से जो लड़ाई चलता रहता है, हमारा बॉर्डर को जो सिक्योर करना पड़ता है, इसका पैसा कहाँ से आएगा?
हमें चाहिए रोड, हमें चाहिए रेल, हमें चाहिए हवाई अड्डा का उड़ान, तो कहाँ से आएगा सर? हाँ, फैसिलिटीज एम्यूनिटीज का बात करते हैं, बट हम ही लोग अपने हिसाब से कितना ड्यूटी निभाते हैं? इट्स अ क्वेश्चन। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई नहीं निभाते, बट सीरियसली सर इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग अपने गवर्नमेंट से ऑब्वियसली मांगेंगे, चुन के भेजते हैं तो क्यों नहीं मांगेंगे? अपने एमपी से मांगेंगे, अपने एमएलए से मांगेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे, ऑब्वियसली इट्स आवर हक। लेकिन सवाल है हम अपने कंट्रीज के लिए कितना मतलब सच्चे दिल से, मतलब जो हमारा मतलब ऑब्लिगेशन है वो कितना पालते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन सर। ठीक है, ओके। तो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ रहा है कि जीएसटी या टैक्स क्या वाइटल कॉन्सेप्ट रखता है अपने इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट वांट जीएसटी। अब गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भाई दे 216 रुपया दे, तूने सेल किया, 18% का जीएसटी कलेक्ट किया, तो हम क्या बोल रहे जानते हो? ना 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 ना, 216 रुपया नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं देंगे 216? कितना देंगे सर गवर्नमेंट को? टू 216 से 180 बाद निकाल दो, लेस कर दो। 36। कुछ समझ में आया? है ना? आप जब आपको पूछा जाएगा कि भाई टैक्स पे करो, सरकार आपको बोल रही है 216 पे करो, आप बोलोगे भाई जब मैंने परचेस करके लाया था ना तब तुम्हें मैंने 180 दिया था, और तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिया, बट मैंने बागड़ी मार्केट वालों को दिया था। अब बागड़ी मार्केट वाले तो तुमको पे किया होगा। अब मेरा लायबिलिटी उतना नहीं है, जो मैंने पे करके लाया था वो अमाउंट मुझे आईटीसी में मिलेगा। इसको बोलते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब बाई करने का मतलब खरीदने को बोलते हैं इनपुट, और बेचने को बोलते हैं आउटपुट। बात समझ में आ रही है ना? परचेज इक्वल्स टू, परचेज का टैक्स जो होता है ना सर उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। समझ लो, एकदम बेसिक बात है। और सेल का जो टैक्स है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब यहां पर जब आपका आउटपुट टैक्स का बारी आया तब आप बोल रहे हो कि मेरा इनपुट टैक्स का क्या है सर? क्रेडिट है, क्रेडिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? आईटीसी। इसीलिए 216 में से 180 आपने हटाया, और अभी सरकार को आप सिर्फ 36 रुपया जीएसटी पे करोगे। लेकिन सर ये पूरा का पूरा खेल एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है, जो रेगुलर जीएसटी के साथ फाइल करता है, नॉट फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी। अब कॉम्पोजिशन वाले का क्या जानते हो? मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कॉम्पोजिशन में होते हैं ना, इनका कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता। फर्स्ट थिंग, कॉम्पोजिशन वाले का क्या है? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो होते हैं ना जीएसटी में, ऐसे आपको आपके घर के अगल बगल में ऐसा बहुत सारा दुकान दिख जाएगा जो कॉम्पोजिशन पे होता है। अब लोग अगर बिल देखोगे ना, जैसे मैंने देखा था, ये अभी अभी ये दुकान नहीं है, केष्टपुर के एकदम वीआईपी रोड के ऊपर में ना एक रेस्टोरेंट है, मैंने उसका देखा था, बहुत बार देखा था। गुप्तास भेज बोल के ना एक रेस्टोरेंट है, मे भी अगर आप लोग आते जाते होंगे तो देखे होंगे शायद। ठीक है, ये दुकान अभी नहीं है सर, अभी तो काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट में से हो गया जोमेटो स्विगी वगैरह के साथ। ये पहले पहले ना सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में हुआ करता था, ये जीएसटी कलेक्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये लिख के रखता था वी डोंट कलेक्ट जीएसटी बिकॉज वी आर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होगा ना सर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा फील होता है, शायद मैंने देखा था कि ये जीएसटी में आ गया है, बिकॉज इसका बिल कभी कभी मैं मंगवा इनसे यहाँ से खाना मंगवाता हूँ तो ये जीएसटी कलेक्ट करता है, मुझे जितना याद आ रहा है। तो कॉम्पोजिशन जीएसटी टैक्स पेयर्स का क्या है कि ये लोग नॉर्मली क्या होता है, परचेज के टाइम पे ना टैक्स पे करते हैं नॉर्मली। जब भी कोई प्रोडक्ट, जैसे अगर आप सिंपल बात है सेम टू सेम बागड़ी मार्केट में जाते हैं, बट आप एक रेगुलर टैक्स पेयर नहीं हो, आप क्या हो सर? आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो। आप बागड़ी मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो और नॉर्मल मार्केट में आके सेल करते हो। बट जब आप बागड़ी मार्केट में खरीदते हो तब आप वहां पर टैक्स पे करते हो, बट जब आप अपने मार्केट में आके, लोकल मार्केट में आके सेल करना करते हो ना, तब आप जीएसटी नहीं लगा सकते। क्यों बोलो तो? मुश्किल कहाँ हो जाता है नॉर्मल मार्केट में जीएसटी लगाने का? दिक्कत क्या हो जाता है, परचेस के टाइम पे आपने इनपुट टैक्स दिया सर, इनपुट टैक्स पे कर रहा है कॉम्पोजिशन वाले, लेकिन जब सेल करता है तो सेल टैक्स
मतलब या आउटपुट टैक्स जो है सर, सेल मतलब आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सेल टैक्स कलेक्शन प्रॉब्लम, क्यों, कोई बता सकते हो ऐसा क्यों? लेकिन परचेस के टाइम पे आपको देना ही पड़ेगा, ये मैक्सिमम कॉम्पोजिशंस वाले का मुश्किल है, ऐसा क्यों, कौन बताएगा? परचेस के टाइम पे नो प्रॉब्लम, उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन सेल के टाइम पे आउटपुट टैक्स कलेक्शन में दिक्कत हो जाता है। मतलब सिंपल है, वो लोकल दुकानदार लोग सर बिल बनाते हैं, जीएसटी बिल देखे हो? चलो देखते हैं अगर बिल का फॉर्मेट आ जाए, थोड़ा बड़े लेवल में लिखा रहता है सर। ये देखो कहाँ लिखा है, कंपनी लोगो, यहाँ लिखा है सर। ये देखो सर, जो जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्सेबल वाले होते हैं ना, ये देखो उस पे ना लिखना पड़ता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लायर्स। सर मेरा कर्सर देखो, माउस का कर्सर देखो, आज आज ना मेरे पास वो वाला पे ये नहीं है, सॉफ्टवेयर थोड़ा अनइंस्टॉल हुआ है, इस पे मैं इसको ना गोला कर सकता हूँ, तो वो वाला मुझे आज सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ या ना बताना? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, शो हुआ सर? प्रिया, रोशनी, किसी को भी नहीं दिख रहा है? आस्था बोलो, ज्योति दिख रहा है। दिख रहा है? तो ये बात समझ लो कि जो कॉम्पोजिशंस वाले होते हैं ना, उसको अपने बिल में लिखना पड़ता है। अब इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि लोकल दुकानदारों का क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट, देखिए आप ही बोलो ना, सिंपल आपसे ही सवाल करता हूं मैं, एक प्रोडक्ट का दाम 1200 है, ठीक है? वही जो प्रोडक्ट हम लोगों ने खरीद के लाया था बागड़ी मार्केट से, 1000 लाया था, 200 रुपये ऐड किया, तो वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट करके 1200 का दाम लगाया। अब हम इसमें बोल रहे हैं सरकार के हिसाब से 18% जीएसटी, तो 1200 का 18% कितना हो गया था सर? 216। हाँ, अब जो सप्लायर है, मतलब जो रिटेलर है, वो आपको बोल रहे हैं दीदी, मतलब आपको बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ही बात करते हैं ना कि दीदी आपका 1200 1200 प्लस 216 आपका दाम आ जाएगा 1416। सर आप मुझे बताओ, आप अगर लोकल दुकानदार को क्या बोलोगे कि 1200 में लेना है या 1416 में लेना है, क्या पसंद करोगे? 1200। अब मुश्किल क्या हो जाता है कि सर अगर ये सभी दुकानदार है, जितना सारा शॉपर्स है उस एरिया में, अगर सबको ही जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर दे तो नो प्रॉब्लम, तब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक दुकानदार, वन शॉप ओनर क्या कर दिया मार्केट में अचानक से, एक शॉप ओनर अचानक से क्या कर दिया कि जीएसटी कलेक्शन बिना ही बेचना चालू कर दिया, मतलब 1200 में बेचना चालू कर दिया। तो अगर ए सप्लायर ऐसा करना चालू कर दिया तो बी वाले भी वही करेगा, सी वाले भी वही करेगा ना, नहीं तो इसके पास कौन आएगा सर? 1416 में खरीदने कौन आएगा? सभी तो 1200 में लेके चला जाएगा ना। यस और नो? यस सर। यस ना? तो यही मुश्किल है कि कॉम्पोजिशंस वाले का मुश्किल ये है कि वो जीएसटी पे तो कर देते हैं पर कलेक्ट नहीं कर पाते। ये रियल प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको, बिकॉज अगर कलेक्ट करने जाए तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है कस्टमर पेमेंट नहीं करना चाहता, और कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो बिजनेसमैन का कैसे चलेगा सर? मुश्किल समझ रहे हो? तो इसीलिए गवर्नमेंट इन लोगों को बोल रहे ठीक है सर, आप लोग ये अकाउंट्स वगैरह का मेंटेनेंस छोड़ो, आईटीसी, हाँ आपको आईटीसी भी अवेल नहीं मिलेगा, जिसके कारण मैं इतना सारा स्टोरी आप लोगों को सुना रहा था। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड बाय ए डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप डायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर दो। मैं आपको अभी रेट दिखाता हूं कि टोटल टर्नओवर पे टैक्स पे करते हैं ये लोग, टोटल टर्नओवर पे टैक्स पे करता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल। मतलब जैसे अल्कोहल जो है ना सर, इस पे जीएसटी नहीं है, ठीक है? तो बोल रहे कि द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, मतलब ऐसा गुड्स का सप्लाई वो कर ही नहीं सकता जिसमें जीएसटी नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जैसे कि अल्कोहल का सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? अल्कोहल मतलब कॉम्पोजिशंस वाले अल्कोहल का सप्लाई नहीं कर सकता। अल्कोहल पे सर स्टेट टैक्स लगता है, अल्कोहल पे स्टेट टैक्स लगता है। एक्चुअली इसमें स्टेट ना
अपने मर्जी से टैक्स लगाते हैं और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। स्पेशली अगर आप लोगों को खबर है कि नहीं पता, बट लॉकडाउन जब फिर से एक लॉकडाउन हो सकता है सर, बट हाँ पहले जैसा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि परसों नहीं कल प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, खबर है आप लोगों के पास? हेलो सर, आप लोग जानते हो कि फिर से सिचुएशंस प्रॉब्लम हो रहा है। बट हाँ सर, पैनिक करने का बात नहीं, बिकॉज पहले जैसा नहीं होगा, बट हाँ सबको सावधानी मतलब मेंटेन करना होगा। और एक न्यू स्ट्रेन जो ऑलरेडी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र में, स्पेशली इन मुंबई महाराष्ट्र ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ा गया, मतलब बढ़ गया है सर। खबर है कि नहीं है, या फिर मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास खबर नहीं है? नहीं सर है ना सर? जो नाइट कर्फ्यू लगाने वाले हैं। नाइट कर्फ्यू लगा सकता है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना सकता है, छोटा छोटा कंटेनमेंट जोन, ठीक है, मतलब मे भी कुछ तो करेगा, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। बिकॉज देखो सर, उन लोगों के पास ग्लोबल रिपोर्ट है ना सर, बाकी दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है दे नो। तो उनका मानना ऐसा है कि अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर ये कोरोना का डर अगला 4-5 साल तक चल सकता है। अगर हम लोग ऐसे ही खुला छोड़ दिया सबको, जैसे हम लोग चाहते हैं कि भाई जैसा पहले जैसा था पहले जैसा बन जाए, लेकिन ये 5 साल तक खींच सकता है। बट अगर हम लोग इसको मेंटेन करें, जैसे जैसे हम लोगों के साथ मतलब रिस्ट्रिक्शंस के लिए बोला जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, अगर हम लोग सच में करें, बहुत पेशेंसफुल काम है, बट तो फिर हम लोग इसको शायद 2-2.5 साल में ही इसको शायद मेंटेन कर ले। नहीं तो सर 5-6 साल तक भी ये खींच सकता है ये कोरोना का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कहना है सीनियर मिनिस्टर्स लेवल में, ऐसे बात चल रहा है, मतलब जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल में। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था आप लोगों के साथ कि मतलब ये अल्कोहल के बारे में, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे जब सरकार को इनकम नहीं हो रहा था, तो सरकार ने एक इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो दारू का दुकानों को ओपन किया था। खबर है सर, ये 2020 का ही खबर बता रहा हूँ आपको। जितना सारा दारू का शॉप है उस सबको ओपन किया, और दारू में सर टैक्स लगाया था, मतलब ये अल्कोहल पे टैक्स लगाया था। सबसे ज्यादा टैक्स लगाया था दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, केजरीवाल का गवर्नमेंट, दिल्ली में टैक्स लगाया गया था सर 70%। 1 लीटर के जो बॉटल होते हैं, मुझे नहीं पता क्या दाम है, पर मोटा मोटी 1 लीटर बॉटल पे 70% का स्टेट टैक्स लगाया था। उसमें जीएसटी नहीं है सर, क्योंकि जीएसटी लगेगा तो 40% से ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं छोड़ता है, और इसीलिए मतलब ये अल्कोहल का दाम बढ़ता है। सेकेंड में था वेस्ट बंगाल 65% टैक्स लगाया था सर, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं सर। पेट्रोल डीजल को लेके बात चल रहा है, पेट्रोल डीजल एंड ऑल्सो एलपीजी गैस, ठीक है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं ना? पेट्रोल डीजल एंड एलपीजी सिलेंडर, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? यस सर। एक्चुअली ये पेट्रोल डीजल एंड एलपीजी के ना सर, इसके ऊपर एक तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये है कि जो सब कंट्रीज इसको एक्सपोर्ट करता है ना सर, वो सब कंट्री अपना मार्केट को ना बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, मतलब उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है इसमें, मतलब पेट्रोल डीजल पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेस प्लस स्टेट गवर्नमेंट का भैट, स्टेट भैट, ठीक है। अगर 1 लीटर तेल का अगर 100 रुपया का दाम होता है, तो 100 रुपये में से करीब कैरेज कार्टेज वगैरह छोड़ के करीब 40% के आसपास अमाउंट चले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है, और बाकी 30 से 35% अमाउंट चले जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। अब 100 में 40 और 30 35 75 तो इन्हीं लोग ले लेते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेस को डिक्रीज करेगा, मतलब अगर सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल वाले हैं, मतलब जो दिल्ली का, मतलब जो, मतलब बेसिकली मोदी सरकार का बात कर रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेस को छोड़ देता है पेट्रोल डीजल पे, मतलब कम करता है, तो शायद दाम कम हो जाएगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम है कि कोरोना के कारण जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुआ है, और चाइना वगैरह के कारण जिस तरह से इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा अपने कंट्री को मेंटेन करने के लिए, ये इनका प्रॉब्लम है। स्टेट का प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट के पास भी अर्निंग का एक बहुत बड़ा जरिया है ये पेट्रोल का जो टैक्स है, जैसे अल्कोहल का टैक्स वैसा ही पेट्रोल डीजल का टैक्स। अब स्टेट वाले राजनीति करने के लिए तो सेंट्रल पे दोष तो दे देते हैं, लेकिन स्टेट वाले
ये नहीं बोलते कि हम लोग अपना टैक्स जो है ना इसके ऊपर उसको कम करेंगे, ये कभी नहीं कहता। पेट्रोल डीजल के दाम पे सेंट्रल का सेस भी होता है, स्टेट का वैट भी होता है, लेकिन कभी आप नहीं सुनोगे कि स्टेट अपना वैट कम करने के लिए बोलता है। स्टेट भी चाहता है तो वैट कम करके बोल सकता है, वो सिर्फ सेंट्रल के ऊपर उंगली उठाते कि सेंट्रल ने दाम बढ़ा दिया। लेकिन एक्चुअली वो वोट बैंक का राजनीति चलता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर कि ये एक्चुअली रियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। अब इस पे शायद एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रिसेंट एक काउंसिल में बैठक हुआ था, बट कंफर्मेशन नहीं दिया स्टेट ने। जब तक स्टेट नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। पेट्रोल डीजल एलपीजी अगर जीएसटी के अंदर आ जाए तो फिर इसका दाम कम हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम टैक्स तो 40% ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ऑटोमेटिकली इसका दाम पे एक रोक आ जाएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे, मतलब अलग अलग राज्य सरकार चाहेगा तो ही तभी होगा। सेंट्रल के चाहने से फिर नहीं होगा सर, क्योंकि जीएसटी काउंसिल सारा का सारा स्टेट को मिला के है, सेंट्रल अकेला जीएसटी काउंसिल नहीं चलाते। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बोलो सर बोलो। Yes, sir. बाकी लोग मूर्ख की तरह बात कर सकते हैं, बट हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हम लोगों को समझदारी से बात करना होगा। ऑब्वियसली हम लोग क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, जरूरत पड़ने से क्रिटिसाइज भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, लेकिन जानकारी लेके, नॉट लाइक कि हाँ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के देखो दाम बढ़ा दिया, हाँ ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बट फर्स्ट यू हैव टू नो कि व्हाट इज द फाइनेंशियल सिनारियो, ठीक है? देन आफ्टर दैट यू कैन कमेंट। ऑब्वियसली कमेंट करने का हक तो हमारे देश में है। वी आर नॉट चाइना। चाइना में आप बात नहीं कर सकते, जानते हो? हाँ सर चाइना में सरकार के खिलाफ बात करोगे तो क्या होगा जानते हो आप? जिंदा जला देगा, कहाँ कहाँ छुपा देगा ना, इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा कंट्री है, कहाँ छुपा के रख देगा, कौन से पहाड़ के कोले में जाके फेंक देगा, आपको खुद भी नहीं पता। मतलब बहुत खुशकिस्मत होते हैं इंसान जो इंडिया में जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी बोलो ठीक है सर, आपके आपका आवाज को सुनने के लिए कोई ना कोई है। लेकिन चाइना में ना कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ, इवन चाइना को जो सबसे बड़ा जो रिचेस्ट मैन थे, आप लोगों को पता है, ये जैक मा, नाम सुने हो क्या? हाँ ये जैक मा एक कंपनी है इनका, एंड ग्रुप बोल के, आई थिंक अलीबाबा। तुम लोग हाँ अलीबाबा, अलीबाबा का ओनर है ये। एक मतलब एशिया का रिचेस्ट पर्सन में से एक है, ठीक है? चाइनीज बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये आप पेटीएम का भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर यही है सर, जैक मा। ये जैक मा, ये देखो सर, जैक मास मीडिया एसेट्स कुड कम अंडर चाइनीज थंब, प्रेशर माउंट्स टू सेल एससीएमपी। देख रहे हो किस तरह से सरकार पीछे पड़ा है? क्यों? बिकॉज सर ये जैकमा का एक कंपनी आ रहा था मार्केट में, आईपीओ लेके, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा था, ठीक है? एंड ग्रुप का, ठीक है? तो ये एंड ग्रुप का जो आईपीओ आ रहा था, तो गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक लेना चाहता था। तो जैकमा बोल रहा था कि गवर्नमेंट इस पे क्यों स्टेक लेगा? तो क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट में बात किया, क्योंकि वो सरकार के, ये देखो, जॉइंट हांगकांग मीडिया ग्रुप्स फेसिंग चाइनास कंट्रोल, मतलब वो चाहता था कि इस मैटर पे फ्रीनेस आना चाहिए, बट सरकार इसको थ्रेट कर रहा है। जैकमास एससीएमपी लेटेस्ट हांगकांग आउटलेट टू फेस चाइनीज थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन के पास भी फ्रीडम नहीं है, जो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और इवन इसके बाद इसको चाइना के नंबर 1 लिस्ट से हटाया गया, और दूसरे एक लोग जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है उसको चाइना का बिजनेस, मतलब सबसे टॉप बिजनेसमैन का खिताब दिया गया है। तो ऐसा है चाइना। सीरियसली मतलब बहुत किस्मत अच्छा होने से इंडिया जैसे कंट्री में जन्म मिल सकता है। ये सीरियसली आप लोग जितना आगे आगे और जानोगे और समझोगे तो और समझ आएगा, बट इट्स ट्रू सर। ओके चलो, अगेन come back to GST. If a taxable person has different segment of business such as textile, electronic accessories, groceries etc. under the same PAN, अगर एक ही PAN के अंडर है, then they must register all such business under the scheme। मतलब वो लोग एक उसको इसमें ला सकते हैं collectively, एक साथ वो compositions में आ सकते हैं, या फिर opt out कर सकते हैं स्कीम से। The taxpayers has to mention the words composition taxable person on every notice or signboard displayed prominently at their place of business। मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज। The taxpayers has to mention the words composition taxable persons on every bill of supply issued by him. As per the CGST Act Amendment 2018, a manufacturer or trader can now also supply services to an extent of 10% of turnover or 5 lakh, which is higher. This amendment will be
एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2019। ठीक है सर, तो ये थोड़ा कुछ पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हु आर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशंस। ठीक है, कॉम्पोजिशंस पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हाउ कैन ए टैक्स पेयर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कैसे कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब ऑप्टेड कर सकते हैं। द ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ए टैक्स पेयर हैज टू फाइल जीएसटी CMP 02, ये फॉर्म है, विद द गवर्नमेंट। दिस कैन बी डन ऑनलाइन बाय लॉगिंग इनटू द जीएसटी पोर्टल। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, जीएसटी पोर्टल दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, रियल लाइफ देख लो ना सर, जब आप लोग रियल में ऐसे इंस्टीट्यूट आप लोगों को जीएसटी फाइलिंग का सिखाएगा, जैसे ऑलरेडी सीएमए इंस्टीट्यूट का चल रहा है ना, सीएमए का चल रहा है, सीएस वगैरह भी सिखाएगा, सीए का भी होता है। क्या सिखाया ये प्रिया, तुम्हारा तो ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ सर, स्टार्ट है ये। जीएसटी का सिखाना चालू किया? सर जीएसटी स्टार्ट है। अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं सर, 2-3 क्लास हो चुका है। हो चुका है, वेरी गुड सर। तो ये जीएसटी पोर्टल के बारे में भी जरूर बोला होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ ना सर, जो भी इसमें होता है, मैं अभी आपको वो कैसे फाइल होते हैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको एक्चुअली इसका बेसिक जो मतलब जो बेस है वो बता रहा हूँ। To opt for composition scheme, a taxpayer has to file GST CMP 02 with the government. This can be done to logging to GST portal. तो पहले तो आपको ये GST पोर्टल है, तो gst.government.in में जाना है, फिर यहाँ पर सर्विसेज में जाना है, फिर जाके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर जाके पेमेंट करना है, यूजर सर्विसेज जो भी आपको जरूरी है वो करना है। ये है आपका मेन जगह, इसका मैं डिटेल्स आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक मिनट रुको। Okay. अच्छा, this intimation should be given at the beginning of every financial year by a dealer wanting to opt for a composition scheme. मतलब जो भी composition scheme में आना चाहता है उसको beginning of the financial year में बताना पड़ेगा वो डीलर को, गवर्नमेंट के साइट में जाके। उसका एक स्टेप है गाइड टू फाइल ऑफ CMP 02 GST पोर्टल, मैंने इसी नोट्स के नीचे देख के रखा है सर। ठीक है, ये कैसे होता है, चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ, बातों बात में बात हो ही जाए। ये देखो, गाइड टू फाइल CMP 02 ऑन GST पोर्टल। When a dealer wants to opt for a composition scheme under GST, they have to intimate the government about it. This can be done through filing from GST CMP 01 from GST CMP 02, updated as on 3rd April. The limit of up to composition scheme for is financial year 2021 in form GMP 02 has been extended from 31st March. अच्छा चलो, ये डेट के बारे में कहा है, टाइम लिमिट भी देके रखा है। स्टेप में आपको बस एक बार शो करूंगा। ये देखो, पहले तो सर्विस में जाना है, ये मैं आपको शो कर रहा था ना, ये वाला कहाँ चला गया, ये सर्विस में जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये देखो वही शो कर रहा है आपको यहाँ पर भी। सर्विस पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ना आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। फिर उसके बाद आपको ये स्टेप 1 स्टेप 2 में गो टू सर्विस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। उसके बाद ऑन दिस विंडो रीड द कॉम्पोजिशन डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन केयरफुली एंड टिक ऑन द चेक बॉक्स, चूज द नेम ऑथराइज सिग्नेटरी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ऑल्सो टाइप द प्लेस एंड क्लिक ऑन दिस सेव। सिंपल, कॉम्पोजिशन में कैसे करना है समझ में आ रहा है ना सर। न्यू रजिस्ट्रेशंस देखते हैं, अगर मुझे दिखाई देता है यहाँ पर टेम्पोररी रेफरेंस नंबर रजिस्ट्रेशन के अंदर। अच्छा, ये करने के बाद शायद आपको दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पर आपको पहले सारा का सारा, मैं कौन हूँ, मेरा स्टेट क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल, उसके बाद आपको एक एक करके दिखाएगा। तो आप लोग ऐसे करके चेक करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो तरीका समझ में आ रहा है ना सर, कैसे कैसे होता है ये सब। तो रियल में आप लोग जब एक्चुअल में जीएसटी फील्ड में काम करोगे ना, जीएसटी कंसल्टेंट के तौर पे, ठीक है, एज ए सीए, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, तब आप लोग को ये सब करने पड़ता है सर। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम है आजकल। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो सर। ज्योति का आवाज़ बहुत देर तक नहीं आया। ज्योति हाँ सर। है, ओके। How should a composition dealer raise bill? A composition dealer cannot issue a tax invoice. हाँ, ये tax invoice issue नहीं कर सकता। This is because a composition dealer cannot charge tax. याद रखना सर, MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, स्पेशली फॉर CS स्टूडेंट्स, आल्सो फॉर CMA, इनका MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो उस पर ध्यान रखना कि क्या एक कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नहीं सर, बिकॉज वो टैक्स ही तो चार्ज नहीं करता, फिर क्यों टैक्स इनवॉइस करेगा।
कस्टमर से चार्ज करता है क्या? नहीं, सरकार को पेमेंट करता है, वो अलग है, ठीक है, लेकिन कस्टमर से चार्ज नहीं करता। दे नीड टू पे टैक्स ऑन देयर ओन पॉकेट, hence the dealer has to issue a bill of supply. The dealer should also mention composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply. ये बिल भी मैंने आप लोगों को शो किया। What are the GST rates currently, क्या चल रहा है? Following charts explain. ये मैंने क्लियर टैक्स, काफी फेमस एक टैक्स कंपनी है इंडिया का, प्राइवेट कंपनी है। कॉम्पोजिशन टीम ऑफ सीएस काम करते हैं सीए में। कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, ये इंस्टीट्यूट के मैट में भी है सर तो मैं तो बस ऐसे ही, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन सही लगे। कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस, जीएसटी रेट्स, एसजीएसटी टोटल। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के केस में CGST 0.5, SGST 0.5, 1%। ओके, रेस्टोरेंट नॉट सर्विसिंग अल्कोहल अगर है 2.5, 2.5 टोटल 5। अदर सर्विस प्रोवाइडर अगर है तो 3% एंड 3%, तो मैक्सिमम 6%। द 32nd GST काउंसिल मीटिंग proposed for the inclusion of service provider under the composition scheme with the above mentioned rates of tax. However, a notification is yet to be issued in this regard. अभी तक कुछ ऐसा डिटेल्स आया नहीं है। How should GST payment be made by a compositions dealer? कैसे पे करते हैं वो? GST payment has to made out of the pocket for the supplies made. The GST payment to be made by a composition dealer comprises of the following: GST on supply made, जो सप्लाई करते हैं उस पे GST, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, अगर आरसीएम है, मतलब अगर रेसिपेंट है ना कोई सर्विस का, मैं लास्ट क्लास में ये बताया था, जिनको रिवर्स चार्ज नहीं पता वो प्लीज लास्ट क्लास एक बार जरूर मेंशन करने के लिए बोलूंगा, मैं शेयर कर दूंगा क्लास। टैक्स ऑन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हो तो उसका भी डिटेल्स, मतलब वो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसका भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। only on the specified categories of goods and service and as well as notified class registered persons with effect from 1st Feb 2019 but yet to be notified, hence not applicable until then. What are the returns to be filed by a compositions? A dealer is required to pay tax in quarterly statement, that is CMP 08, by 18th of the month after the end of the quarter. Also, a return in form GSTR 4 has to be filed annually by 30th April of the next financial year from financial year 1920 onwards. GSTR 9A, ये सब बस आपको थोड़ा याद रखना है, is an annual return to be filed by 31st December of the next financial year. It was waived of financial year 17-18, financial year 19-20. Also note that a dealer registered under composition scheme is not required to maintain detailed records. ये भी आपको मैं पहले भी बोल के रखा ना। द लास्ट एंड मतलब एक्चुअली मतलब पूरा ओवरव्यू का हम लास्ट स्टेज में पहुंच गए हम लोग। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। लेसर कंप्लायंस, मतलब आपको बहुत ज्यादा रिटर्न का झमेला नहीं है, ठीक है, इजी है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पाने का बहुत मतलब ज्यादा अच्छा है, बट हाँ लीगल काम बहुत कम है। रिटर्न मेंटेन का झमेला नहीं, बुक्स मेंटेन का झमेला नहीं, रिकॉर्ड इंश्योरेंस ऑफ इनवॉइस झमेला नहीं, ठीक है। लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट लोअर रेट, बहुत ज्यादा लिक्विड है बिकॉज लोग पे कर ही देता है बिकॉज टैक्स रेट बहुत लोअर है। तो एक्चुअली ये इंडिया का लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन को ध्यान में नजर रखते हुए किया गया है ताकि गवर्नमेंट अपना रोजगार कर सके, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को कंपोजिशन टैक्स के लिए भी कोई ना कोई चार्टर्ड, कोई ना कोई सीएस, कोई ना कोई लॉयर, कोई ना कोई सीएमए का हाथ पकड़ना ही पड़ता है बिकॉज फिर भी थोड़ा बहुत लीगलिटीज है, ठीक है। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस? लेट अस नाउ डिसएडवांटेजेस। लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस, आप इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आप इंटर लेवल में इंटर स्टेट नहीं कर सकते ना, सेम स्टेट के अंदर ही बिजनेस करना होगा तभी जाके आप कंपोजिशन स्कीम पे रह सकते हो। द डीलर इज बैरेड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने आपको बताया था ना, वो क्रेडिट आप नहीं अवेल कर पाओगे। वो 180 और 236 का केस याद है सबको? हेलो सर, 180 और 216 36 रुपए का जो पेमेंट का बात था, वो जो एडवांटेज मिल रहा था आईटीसी का, हेलो याद है सर? मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया था। यस सर, है ना, ये वाला जिसपे इनपुट टैक्स अगर आप रेगुलर में हो तो आपको इनपुट का बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप जैसे ये जो 180 अगर आप पे करके रखे थे पहले से ही, से फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्पोजिशंस पे हो और अगर आपने 180 पे करके रखा तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये आईटीसी जो है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डोंट वरी, आईटीसी के ऊपर डिटेल्स चैप्टर चर्चा होगा, बाकी है वो अभी भी बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है आईटीसी, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत ढेर सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आईटीसी होता क्या है,
ठीक है। लिमिटेड टेरिटरी, अच्छा, द टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल एंड गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल, ये सब काम आप नहीं कर पाओगे। तो ये सब प्रॉब्लम है कॉम्पोजिशंस का, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम भी समझ में आया, एडवांटेजेस भी आपको समझ में आया। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस क्या है कि उनको ज़्यादा टैक्स तो नहीं मिलेगा, बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो बिजनेस है इंडिया का, इनका टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा सुविधा उनको मिल जाएगा। लिमिट याद रखना, 75 लाख और 1.5 करोड़ का हिसाब क्या है। ओके, तो सर बोलो प्लीज एक बार मुझे इतना बता दो कि क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉम्पोजिशन लेवी। हाँ सर। हाँ दादा। आस्था, आस्था बोल, अगर आस्था को समझ आएगा तो फिर बाकी लोगों को मैं पूछूंगा नहीं। हाँ सर, समझ में तो आया। ठीक है सर, रिवाइज करने से और थोड़ा प्रीवियस क्लास करने से पूरा कनेक्शन हो जाएगा। अभी थोड़ा आधा आधा कनेक्शन हुआ है, आई अंडरस्टैंड, होना ही चाहिए, आधा कनेक्शन ही होना चाहिए बिकॉज मिड टॉपिक है। अच्छा, कुछ एसेंशियल पॉइंट्स पे भी बात कर रहे थे, जैसे एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम, ये मटेरियल से है और वो मेरा नोट्स है, क्लास नोट्स। एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर द सबसेक्शन 2A हियर इन आफ्टर referred to as a composition scheme for services for small service providers like salon, stylist, tailor. This scheme provides an option to such tax applies of tax 6% of the turnover in the current financial year अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का है। तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का रहेगा तो कॉम्पोजिशंस पे वो 6% तक टैक्स पेमेंट करके अपने आप को छुटकारा ले सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्या है, इजी कंप्लायंस एज नो एलाबोरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, यही है कॉम्पोजिशंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस। सिंपल एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स, सिंपल एनुअल रिटर्न पे करो और क्वार्टरली टैक्स पे कर दो, बस इजी है। अच्छा, सेक्शन थोड़ा याद रखना, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। कंपोजिशन स्कीम के ऊपर सेक्शन 10 में क्या, मतलब जीएसटी में सेक्शन 10 में कहा गया है, हाँ, जीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 में कंपोजिशन के बारे में कहा गया है। कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, okay, herein after referred to as composition scheme for goods and composition scheme provide under section 10 subsection 2A, इसको बारे में कहा गया है सर composition scheme for service में, composition को भी सर्विस के बारे में कहा गया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कहा गया है, ओके, बस ये थोड़ा याद रखिएगा सेक्शन। अच्छा, ये 1.5 करोड़ का लिमिट मैंने आपको पहले ही बता के रखा। अच्छा, Section 10 subsection 1 of the CGST Act provides the turnover limit for 50 lakh in preceding financial year for becoming eligible for composition scheme। मतलब आपका टर्नओवर का लिमिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक होना चाहिए, करेंट में 1.5 लाख, लास्ट में 50 लाख तक, तो उस पे आप क्या कर सकते हो, कॉम्पोजिशन ले सकते हो। इम्पोर्स द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेट लिमिट टू 50 लाख, पहले नहीं था, अभी वो 50 लाख तक इंक्रीज किया गया है। ओके, देख लेते हैं कुछ अगर स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने बता दिया कौन सा स्टेट के साथ क्या है, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ठीक है। शायद मैंने बोलते बोलते एक चीज़ गलत बोल दिया था, हाँ ये बात, अच्छा ये ज्योति ने ये बात उठाया था, सॉरी सर, मैं उस टाइम पे एक बात को थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये देखो, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी में तो 8 स्टेट है जिसका 75 लाख का लिमिट है, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। ज्योति एक बार उसको मैं रेक्टिफाई कर ले रहा हूँ, वहाँ पर शायद मैंने कुछ गड़बड़ से हिमाचल को भी इनके अंदर इंक्लूड कर दिया था। इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लोग आते हैं, लाइक आसाम भी आता है, हिमाचल भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है। इसमें एक न्यू है, द टर्नओवर लिमिट विल बी 1.5 करोड़ ओनली, ठीक है। मतलब ये बाकी इंडिया की तरह ही ट्रीट होगा, मतलब आसाम, इसके बारे में मैंने कहा था कि बाकी इंडिया की तरह ट्रीट होगा। हिमाचल को मैंने इसके अंदर, ये बाकी 8 के अंदर इंक्लूड किया था, मैं रेक्टिफाई करता हूँ इस पॉइंट को कि हिमाचल प्रदेश आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नहीं, मतलब ऐसे तो स्पेशल कैटेगरी है बट वो 75 लाख का कंसेप्ट में नहीं आएगा, 1.5 करोड़ के कंसेप्ट में आएगा, ठीक है सर। बोलो, समझ में आया ना सर, कि हिमाचल प्रदेश को मैंने 75 लाख के कैटेगरी में बोला था, उसको प्लीज याद रखना, वो 1.5 करोड़ के कैटेगरी में ही आएगा। हेलो सर, बोलो बोलो। स्टेटस वही होगा, बस टर्नओवर लिमिट अलग है। हाँ, स्टेटस स्पेशल कैटेगरी में ही रहेगा लेकिन टर्नओवर लिमिट 75 लाख की जगह 1.5 करोड़ हो जाएगा, हिमाचल, आसाम एंड जम्मू कश्मीर का। थैंक यू। ओके, अच्छा
चलो एक एग्जाम्पल केस स्टडीज देखते हैं। ए शूज डीलर पृथ्वीराज हैज ए ऑफिस इन महाराष्ट्र एंड गोवा। कहाँ ऑफिस है? महाराष्ट्र में है एंड गोवा में है। ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सर इंट्रा स्टेट मतलब? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। विद इन स्टेट, वेरी गुड सर। मतलब अगर महाराष्ट्र के अंदर बिजनेस है तो महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर स्टेट है तो मतलब गोवा के अंदर है तो गोवा। सर गोवा एंड महाराष्ट्र तो अलग स्टेट है ना, सबको पता होगा। ओ सर बोलो। हाँ सर। गोवा एंड महाराष्ट्र तो अलग स्टेट है। ये देखो सर, दिस इज गोवा, बहुत ही छोटा है, भारत का सबसे छोटा स्टेट में एक गोवा है और एक सिक्किम है। ठीक है, साइज में देखना पड़ेगा कौन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बट गोवा एंड सिक्किम में तो बहुत कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन ये गोवा के जस्ट ऊपर में ही आपका महाराष्ट्र दिखेगा, बट दोनों अलग स्टेट है सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेकिन ये जो सप्लाई कर रहा है ये इंट्रा स्टेट कर रहा है फ्रॉम बोथ दिस ऑफिसेस। In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of the composition scheme for goods, turnover of both the office would be taken into account, and if the same does not exceed rupees 1.5 crore, Prithviraj can opt to avail composition levy scheme subject to fulfillment of the other prescribed conditions for goods for both the offices. मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि सर पृथ्वीराज जो है इसका महाराष्ट्र में एंड गोवा में दोनों जगह में बिजनेस है, लेकिन अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है तो फिर वो मे बी अगर वो स्टेट चेंज कर दिया तो फिर कॉम्पोजिशंस नहीं ले सकता ना। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर स्टेट चेंज करके अपना गुड्स का सप्लाई बढ़ा दिया तो फिर कॉम्पोजिशंस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर वो महाराष्ट्र का मतलब रजिस्ट्रेशन में महाराष्ट्र के अंदर एंड गोवा के रजिस्ट्रेशन में गोवा के अंदर ही बिजनेस कर रहा है तो फिर तो वो कॉम्पोजिशंस लेवी में रह सकता है ना। नहीं समझ आया? बोलो हाँ। सर। आया सर। पॉइंट टू बी नोटेड। आस्था को समझ नहीं आया क्या? रोशनी? आया ना सर। सर ये इंट्रा स्टेट बोला है ना, मतलब सेम स्टेट के अंदर ही कर रहा है। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इंटर स्टेट नहीं कर सकता है ना। इंटर स्टेट, ये देखो डिसएडवांटेज क्या था, टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एलिजिबल बैरेट फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इंटर स्टेट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट स्टेट के अंदर तो कर सकते हैं ना। तो ये बंदा अगर बाकी कंडीशंस भी फुलफिल करता है तो फिर पृथ्वीराज कैन ऑप्ट टू अवेल कंपोजिशन लेवी स्कीम। ठीक है, तो बात ध्यान में रखिएगा। और लिमिट जो है 1.5 करोड़ का, बिकॉज महाराष्ट्र एंड गोवा दोनों 1.5 करोड़ के लिमिट में आता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता है ना सर। ये मूवी आया था एक बिल्लू बर्बर, जानते हो सर? ये शाहरुख खान और इरफान खान का। इरफान खान का याद आ गया सर। बिल्लू बर्बर देखिए वो मूवी? बिल्लू बार्बर। बिल्लू बार्बर, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बिल्लू बार्बर। देखिए वो मूवी? दोस्ती के ऊपर कुछ कहानी है। The hairstylist Billu Barbar has his salon in Delhi and Haryana, making intrastate supply. Again, intrastate supply. In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of the composition scheme for services, turnover of both the salon would be taken into account if the same does not exceed 50 lakh. सर्विस के केस में 50 लाख तक का लिमिट बांध के रखा है सर। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है सर जो मैंने आपको पहले बता रहा था। द ऑप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर ए सर्विस शैल लैप्स with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the threshold limit of 50 लाख। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए लिमिट कितना है? 50 लाख का। अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हो तो लिमिट टर्नओवर में होता है। ठीक है, तो उसका टर्नओवर है 1.5 करोड़ का, नॉर्मल के सर्विस के केस में है 50 लाख का। तो ये सैलून का बिजनेस तो कोई गुड्स का नहीं है ना सर, सैलून का बिजनेस तो सर्विस का है। तो अगर 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो कॉम्पोजिशन स्कीम छीन लिया जाएगा, बट अगर 50 लाख के अंदर है और अगर इंट्रास्टेट सप्लाई में है तो फिर वो आराम से कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ले सकता है। बट अगर हाँ सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रेस्क्राइब कंडीशंस, बाकी जो भी और कंडीशंस होगा वो सारा का सारा फुलफिल करेगा तो ये भी कॉम्पोजिशंस ले सकता है। केस स्टडी समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ स्टडी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आज और ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कशंस करेंगे कि जब हम लोग ये
कंप्यूटिंग करते हैं ना, थ्रेशोल्ड लिमिट 1.5 करोड़ का, 75 लाख का या 50 लाख का, उसमें क्या इंक्लूजन होते हैं और क्या एक्सक्लूजन होते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में, ठीक है। ये चर्चा में मैं डिटेल्स बात करूंगा कि इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ, इंक्लूड्स में वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज होते हैं जैसे कि टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज, ये सारा एक्सक्लूड में क्या क्या आ जाता है, CGST, SGST, UTGST, ITGST, सेस, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ये सब आपका एक्सक्लूड होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा ज़्यादा चर्चा करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं बस थोड़ा आप लोगों को शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रेट के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर फिर से दिख के रखा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले वैल्यूएशन सीख लो, फिर बाकी कुछ क्वेश्चंस है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेंगे। तो ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में और ये चार्ज ऑफ GST में जो भी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एरिया था वो कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी चीज़ों में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इतना पूछना चाहूँगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर ना, ठीक है सर। मैं नोट शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग घर में उसको देखो, पढ़ो और फिर चर्चा होगा। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके ज्योति, मुझे पता है मैं टेस्ट लेना था बट ठीक है, सम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और टेस्ट भी लेंगे। ज्योति याद है ना टेस्ट के बारे में? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टेस्ट लूँगा। ये चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर ये चैप्टर भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, बाय। ओके सर, चलो टाटा सबको, बाय। राखी दादा। ओके बाय। आस्था समझ में आया बाबू? बोल। हाँ सर, तो 1 मिनट रुक समझ जा, में तो आया सर आज वाला क्लास। तो 1 मिनट रुक जा। हाँ प्रिया कुछ बोलोगे बाबू?